आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी की अगली कहानी द ब्लड स्टेन्ड पेवमेंट। ये ट्यूसडे नाइट क्लब सीरीज़ जो चल रही है उसी में सीक्वल में अगली कहानी है। ये कहानी जॉयसी सुनाने जा रही है। आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी तो बहुत लोग सुनने आते हैं, व्यूज़ भी मेरे पहले से बहुत बेटर हुए हैं, लेकिन लाइक करने में आप सब बहुत कंजूसी दिखाते हैं। प्लीज़ एक लाइक करें और मेरी कहानी का जिससे रीच बढ़े, मेरे चैनल का रीच बढ़े और इस सब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा जल्दी जल्दी अच्छी कहानियाँ लाने का। तो ठीक है, इसी सोच के साथ आप सब पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि कहानी तो अच्छी और इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि कहानी है अगाथा क्रिस्टी की। तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब जॉयसी कहानी सुनाना शुरू करती है। जॉयसी कहती है, ये कहानी लगभग 5 साल पहले घटित हुई थी, लेकिन इस कहानी की जो ख़राब यादें हैं वो जॉयसी के मन में अभी तक ताज़ा हैं। उस समय जॉयसी ने एक पेंटिंग बनाई थी। जॉयसी एक आर्टिस्ट है, लेकिन उस पेंटिंग में एक ऐसी चीज़ जॉयसी से बन गई जो बहुत मनहूस थी। और जॉयसी कहती है कि इन 5 सालों में उसने कभी भी वो पेंटिंग दोबारा नहीं देखी। उसने स्टोर रूम में वो पेंटिंग टांग रखी है और उसका मुंह दीवार की तरफ कर रखा है, जिससे वह मनहूस पेंटिंग किसी को भी दिखाई न दे। कहानी है कॉर्नवॉल शहर के छोटे से गांव रैटॉल की। रैटॉल जो है एक सी कोस्ट के पास में बना छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत सुंदर है। इतनी सुंदरता है इस जगह की कि किसी भी जगह आप खड़े हो जाइए तो एक सुंदर सी पेंटिंग बन जाए। दरअसल लगभग 15वीं शताब्दी में ये जो रैथॉल गांव है, इस पर स्पेन के लोगों ने अटैक कर दिया था और बमबारी से पूरा शहर तबाह कर दिया था। सिर्फ एक ही पुरानी बिल्डिंग है जो इतने सालों में वहाँ खड़ी है। एक ओल्ड इन है, वहीं पे छोटा सा कॉफ़ी हाउस बना हुआ है। वहीं पे खड़ी जॉयसी एक पेंटिंग बना रही है उस स्ट्रीट की और उस इन की, और वहीं पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहाँ की। अब जब जॉयसी पेंटिंग कर रही तभी तेज़ी से एक कार आके वहाँ रुकती है और वहाँ से एक आदमी और एक औरत उतरते हैं। आदमी का नाम है डेनिस और वो जो औरत है वो उसकी पत्नी है, उसका नाम है मार्जरे। मार्जरे ने बिल्कुल सादे से कपड़े पहने हुए हैं और जो आदमी है इसने भी टी शर्ट और जीन्स जैसे सिंपल कपड़े होते हैं वही पहने हैं, और दोनों उस इन के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक और कार आती है और उस कार में से एक बेहद खूबसूरत औरत उतरती है, जिसने काफ़ी अच्छा मेकअप कर रखा है और उसकी ड्रेस जो एक बार देख ले वो भूल नहीं सकता। उसने गहरे लाल रंग की बहुत सुंदर सी एक फ़्रॉक पहनी है, लाल रंग की हैट लगाई है और ऊंची एड़ी की सैंडल्स पहनी है। एक बार को तो जॉयसी भी उसे देखती रह जाती है, उसकी ड्रेस बहुत अट्रैक्टिव थी। जैसे ही वो उतरती है वहाँ पर वो लेडी, तो तुरंत वो जो आदमी अभी अंदर जा रहा था वह पलटता है और कैरल कह के उसे तेज़ी से संबोधित करता है। वह कहता है, कैरल तुमसे मिले कितने साल हो गए। वह उसकी पुरानी दोस्त थी। वह कैरल से को अपनी पत्नी मार्जरे से मिलवाता है। मार्जरे हालांकि कैरल से मिलके बहुत खुश नहीं होती, लेकिन ये तीनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगते हैं। इनकी बातें जॉयसी भी सुन रही थी। ये तीनों प्लान बना रहे थे वहीं समुद्र किनारे जाने का और सन बाथ लेने का। हस्बैंड जो है डेनिस, वो और जो मार्जरे है वो दोनों बोट से जाना चाहते थे समुद्र के उस जगह जहां इन लोग को सन बाथ लेनी है। लेकिन जो उसकी फ्रेंड आई हुई है कैरल, वो कहती कि उसे बोट बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो चट्टानों के ऊपर चढ़ के पैदल ही उस जगह पे पहुंच जाएगी। इनकी बातें सुन के जॉयसी भी एक्साइटेड हो जाती है। अब उसका भी दिल चाहता है कि इतना अच्छा सूरज निकला है तो उसे भी सन बाथ लेनी चाहिए। हालांकि वो सन बाथ लेने के लिए बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ और उनकी दोस्त गए थे वहाँ पर नहीं जाती। सन बाथ लेके जॉयसी खूब अच्छा सा टोमेटो का एक सैलेड खाती है वहीं पास में, और फिर आकर अपनी पेंटिंग दोबारा चालू करती है। जब ये पेंटिंग बना रही थी फिर से, तो ये देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग जहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ रुके हुए थे इनमें इन दोनों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स सूख रहे हैं। वाइफ की कॉस्ट्यूम लाल रंग की है और हस्बैंड की ब्लू कलर की। ये समझ जाते हैं कि ओ ये सारे सन बाथ लेके वापस आ चुके हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आ जाता है। उसकी बड़ी बड़ी मूछी थी, लंबा सा आदमी था और वो उसी शहर का रहने वाला था। वो बहुत सी पुरानी बातें बताने लगता है जॉयसी को, कैसे वहाँ पर स्पेनियार्ड्स ने
अटैक किया था इतने साल पहले और किस तरह से पूरा शहर ख़त्म हो गया था। बमबारी हुई थी सी कोस्ट से और सारे मकान ढह गए थे, सिर्फ ये बिल्डिंग खड़ी रह गई थी। फिर वो बताता है कि जो वहाँ के ज़मींदार थे वो आखिरी सांस तक उस आदमी से लड़ते रहे थे, जो कैप्टन था स्पेन का, बहुत ही ब्रूटल कैप्टन था, उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे। और इसी इन की जो सामने इन है उसकी ज़मीन पर इनके खून के बहुत से छींटे गिरे थे। कहते हैं कि 100 सालों तक वो छींटे साफ नहीं हुए थे। ये सब बातें वो बता रहा था, तभी अचानक से जॉयसी की निगाह जो जाती है एक अपनी पेंटिंग पर कि वो चौंक जाती है। जब ये आदमी उसे कहानी बता रहा है पुरानी डेटॉल शहर की, और वहीं उसकी पेंटिंग में इनके जो ज़मीन है उस पर खून के छींटे अपने आप बन जाते हैं। जॉयसी से ये सोचती है कि अरे मैं इतनी ज़्यादा खो गई इसकी कहानी सुनने में कि जैसे ये बता रहा था मैंने वैसे ही पेंटिंग बना दी। जॉयसी पूछती है उस आदमी से कि क्या तुम्हें भी वहाँ पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं? वह आदमी कहता है कि अरे मैं तो आपको बहुत साल पहले ही बात बता रहा हूँ, अब थोड़ी ना यहाँ पे खून के छींटे दिखेंगे। भाग के जॉयसी जाती है लेकिन वहाँ पर सिर्फ पानी गिरा होता है। तभी अचानक से डेनिस जो था वो उतरते हुए आता है ऊपर से और कहता है कि आपने कैरल को देखा है? वही मेरी दोस्त जिसने लाल रंग की सुर्ख ड्रेस पहनी थी। तो ये कहती मैंने नहीं देखा। फिर ये अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, मार्जरे मार्जरे। मार्जरे ऊपर से झांकती है, कहता है क्या कैरल वापस आ गई? मार्जरे नाम में सिर हिलाती है। फिर वो उसे नीचे बुलाने का इशारा करता है और दोनों गाड़ी में बैठ के तेज़ी से रवाना हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये आदमी जो खड़ा है इसके पास ये कहता है कि देखिए कितनी ख़राब बात सुनने में आई, आपको खून के छींटे दिखाई दिए और यहाँ पर एक औरत मिसिंग है। इतनी कहानी सुना के चुप हो जाती है जॉयसी। रेमंड कहता है कि ये तुमने कैसी कहानी सुनाई, इतनी अधूरी सी कहानी, और ये कहानी कम हॉरर स्टोरी ज़्यादा लग रही है। एक ऐसी कहानी जो पुरानी किसी अभिशाप के ऊपर बेस्ड है और मैं तो कुछ भी गेस नहीं कर पाऊँगा इसमें आगे कि क्या हुआ होगा। सब लोग यही कहते हैं कि इस कहानी में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। तभी मिस मार्पल कहती हैं कि देखो तुम्हें वहाँ पर खून के छींटे दिखाई दिए लेकिन पास जाने पे वहाँ सिर्फ पानी था। कई हो सकता है जो ड्रेस रेड कलर की ऊपर सूख रही थी वो ब्लीड कर रही हो, मीन्स रंग निकलता हो उसमें से। जब वो नीचे पानी टपक रहा होगा तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि लाल रंग है, खून के छींटे हैं, लेकिन पास आने पे कुछ नहीं था। वही रेमंड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसने बहुत सारे टमाटर का सैलेड खा लिया था इसीलिए हर चीज़ इसको लाल लाल नज़र आ रही थी। इसको पक्की बात इनडाइजेशन हो गया होगा और इसको लाल लाल हर तरफ दिखने लगा होगा। बात हंसी मजाक में गुम होने लगती है, लेकिन तभी जॉयसी आगे की कहानी सुनाती है। ये कहती है कि 1 महीने के बाद इसने अखबार में पढ़ा कि मिस्टर डेनिस डार्सी की पत्नी मिसेस डार्सी जो समुद्र में तैरने के लिए गई थी उनकी मौत हो गई। उन्होंने देखा था पानी बहुत ठंडा था लेकिन तब भी वो समुद्र में उन्होंने छलांग लगा दी और शायद पत्थरों से टकरा के उनके सर के पिछले हिस्से पे बहुत गहरी चोट आ गई। उनकी शिनाख्त हो गई, उनके कपड़े वहीं पे मिले थे समुद्र के किनारे, और इस तरह से वो इस दुनिया में नहीं रहीं। अब सोचने लगती है जॉयसी कि देखो कितनी ख़राब बात सुनने में आई कि आखिर एक औरत की मौत हो गई। लेकिन फिर धीमे धीमे करके जैसे दिन बीतते गए जॉयसी ने इस खबर पे बार बार अपना ध्यान आकर्षित किया। क्या मिस्टर डेनिस डार्सी वही डेनिस था जो उस दिन उसे मिला था? लेकिन उसकी पत्नी तो उसके साथ कार में बैठ के गई थी और अखबार में छपा था कि उसकी पत्नी की मौत हो गई समुद्र में। वो ये बात समझ नहीं पा रही थी और यही बात वो मिस मार्पल के सामने रखती है कि आप लोग क्या इस पहेली को सुलझा पाएंगे। मिस मार्पल कहती हैं कि देखो तुमने ध्यान से ना उसकी पत्नी को देखा था ना ही उसकी सहेली कैरल को देखा था। तुमने कैरल को कैसे पहचाना था? सिर्फ उसकी खूबसूरत ड्रेस से। कई बार जब हम बहुत कम समय के लिए किसी आदमी को देखते हैं और उसने बहुत आकर्षक कपड़े पहने हों तो हमें उसके कपड़े ज़रूर याद रह जाते हैं बनिस्बत उस आदमी के। तब बताती है आगे जॉयसी कि सच में उसे मालूम है आगे क्या हुआ था कहानी में, और ये राज तब खुला था 1 साल के बाद जब जॉयसी फिर से एक बार पेंटिंग बना रही थी एक और समुद्र के किनारे एक इन के पास। तब फिर से ऐसे ही एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी और एक औरत निकलते हैं। आदमी का नाम तो फिर से डेनिस ही था, लेकिन पत्नी जो थी उसकी वो मार्जरे नहीं थी, उसके संग उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था जोएन। जैसे ही वो बोलता है आओ जोएन नीचे आओ, देखो मेरी सहेली कैरल तुमसे मिलने आई है, तब इसका माथा ठनकता है। कैरल ने फिर से बहुत खूबसूरत सी गुलाबी रंग की पोशाक पहनी होती है
और गुलाबी रंग के टोपी लगाई थी। ये सब देख के जॉयसी से रहा नहीं जाता और वह तुरंत पुलिस स्टेशन चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उसने पूरा केस सॉल्व कर लिया था। दरअसल ये जो डेनिस था, इसने उस दिन बहुत बड़ा एक खेल खेला। डेनिस और जो माजरे थे, ये दोनों समुद्र में एक एकांत जगह पे नहाने गए और उसकी जो दोस्त थी कैरल, वो एक रंगीन से खूबसूरत कपड़े पहन के उसी जगह बाद में पहुंचती है। किसी कारणवश इन्हें जो डेनिस था उसकी पत्नी मार्जरे को मारना था। कैरल ने मार्जरे को मार दिया, उसके सर पे वार करके किसी भारी चीज से या पत्थर से उसके सर को कूचा गया। इसी वजह से मार्जरे के जो खून के कुछ छींटे थे वो कैरल की स्विमिंग कॉस्ट्यूम पे आ गए, जो इसने ऊपर धो के सुखाई थी। इसने मार्जरे की वो फीकी सी ड्रेस पहन ली जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इस पर तो जॉयसी का भी ध्यान नहीं गया। जब ये दोनों मियाँ बीबी वापस आए तो जॉयसी को यही लगा कि मार्जरे और डेनिस वापस आए हैं, जबकि डेनिस उस समय कैरल के साथ में था। कैरल ने जो खूबसूरत सी पोशाक पहनी थी वो उन्होंने मार्जरे के लाश के पास छोड़ दी। इस तरह से जब डेनिस आवाज़ दे रहा था मार्जरे को, दरअसल ऊपर कैरल खड़ी थी। उसने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम फैलाई थी जिसमें से खून के छींटे टपक रहे थे। जो लाल रंग के खून के छींटे जॉयसी को ज़मीन पे दिखाई दिए थे। ये दोनों मियाँ बीबी थे, ये जो कैरल थी और डेनिस, ये दोनों असली में मियाँ बीबी थे। लेकिन अभी ये राज नहीं खुला था कि आखिर उन्होंने मार्जरे का खून क्यों किया। इतनी देर में जॉयसी पहुंच चुकी थी पुलिस स्टेशन और उसने कंप्लेन की कि 1 साल पहले बिल्कुल यही घटना घटी थी और उस समय भी एक लड़की की मौत हुई थी। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तुरंत रैथॉल शहर में पता किया जाता है इस केस के बारे में। इस केस में एक बहुत ही विचित्र सी बात सामने आती है कि जो डेनिस जारसे था, इसने अपनी पत्नी मार्जरे की बहुत लंबी, बहुत महंगी एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी और जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने का टाइम आ गया, जब उसका होता ना कि एक टाइम के बाद आप क्लेम कर सकते हो, उसी समय ठीक मार्जरे की मौत हो जाती है समुद्र में डूब के और सारा पैसा जो था वो मिल जाता है डेनिस को। अब इस पर जो था वो इंश्योरेंस कंपनी को भी थोड़ा सा शक था डेनिस पे कि जैसे ही क्लेम करने का टाइम आया, खैर उसी समय मार्जरे की एक रहस्यमयी रूप से मौत हो जाती है। तुरंत पुलिस हरकत में आती है और लोग पहुंच जाते हैं उस सी शोर पे। सी शोर पे जब पहुंचते हैं तो वहां पर ये तीनों अकेले थे और शायद थोड़ी ही देर में कैरल इस बार जॉन का कत्ल कर देती। ये तीनों वहां पर पुलिस पकड़ लेती है, जॉन की जान बच जाती है। वो बहुत घबरा जाती है और बताती है पुलिस को, जब पूछती है पुलिस कि हाँ, इसके हस्बैंड ने बहुत बड़ी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसकी। दरअसल डेनिस जारसे जो था एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, साथ ही उसकी पत्नी भी उसके फ्रॉड में उसका साथ देती थी। ये लोग ऐसी लड़कियों को फंसाते थे जिनके आगे पीछे कोई ना हो, ना माँ बाप हो, ना भाई बहन हो, और फिर शादी करने के बाद डेनिस उस लड़की की एक लंबी चौड़ी सी इंश्योरेंस पॉलिसी कराता। फिर ये लोग किसी समुद्र के किनारे ढूंढने जाते। जानबूझकर कैरल बहुत भड़कीले कपड़े पहनती जिससे उसकी एलिबाई रहे, यानी कि लोग कहें कि हाँ, उसने कैरल को देखा था, वो भड़कीले से लाल पोशाक में थी और बाद में उन्हें दिखाई नहीं दी। वहाँ के लोकल लोगों की नज़र में तो कैरल मरती है, लेकिन दरअसल मौत होती थी डेनिस की पत्नी की। इस तरह से ये केस सॉल्व होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कहानी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कहानी के अंत में मिस मार्पल कहती हैं कि देखो, इस तरह के जो फ्रॉड हैं इस शहर में नहीं होते, गांव में भी होते हैं। और इसी तरह से एक औरत ने अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराया था और क्लेम करने के टाइम पे वो बच्चे रहस्यमयी रूप से मर जाते थे। इस तरह से उसने इंश्योरेंस लिए 5 बच्चों के और 5 बच्चों को मार दिया था। उनकी कब्रें मिली थी उसी के घर के आंगन से। दरअसल कहानी की शुरुआत में जॉयसी ने ये अपना रखा था पक्ष कि इस तरह की जो कहानियाँ थी वो मिस मार्पल को नहीं पता होंगी, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ शहर में घटती हैं। गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, यहाँ की ज़िंदगी बहुत आसान है, जबकि ऐसा नहीं है। खतरा तो कहीं पर भी आपके सामने आ सकता है। ट्यूसडे नाइट क्लब की ये चौथी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। पहले की भी 3 कहानी अगर आपने नहीं सुनी हो तो ज़रूर सुने। आगे कहानियों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।